बीए द्वितीय वर्ष राजनीति विज्ञान की कक्षा में आपका पुनः स्वागत है। बात कर रहे हैं हम स्विट्ज़रलैंड की। स्विट्ज़रलैंड विश्व का एक बहुत ही खूबसूरत देश, विश्व का सर्वाधिक प्राचीन लोकतंत्र, बहुत ही पुरानी डेमोक्रेसी है। और वैसे भी वर्तमान समय में स्विट्ज़रलैंड को आप सभी लोग जानते हैं, स्विस बैंक के नाम के कारण वो फेमस है। वहीं स्विस वॉचेस जो है, स्विट्ज़रलैंड की जो घड़ियां है, वो बहुत ही फेमस है। तो स्विट्ज़रलैंड का जो संविधान है, उसकी विशेषताओं का आज हम आंकलन करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं स्विट्ज़रलैंड के विशेष जो संविधान की पहली विशेषता है, जो फीचर है कॉन्स्टिट्यूशन का, वह है लिखित और व्यापक संविधान। अब लिखित संविधान के बारे में आप अब तक जान चुके होंगे। हमने इससे पहले चाइना, यूके, यूएसए के संविधान के बारे में बात की। तो यहाँ का जो संविधान है वो रिटन है, 2 बार लिखा गया। पहले 1998 तक लागू रहा था, जो पहला संविधान था 1958 से लेके, उसके बाद पुनः 1998 में निर्मित हुआ और 1999 में लागू किया गया। लिखित है, निर्मित है और व्यापक है। व्यापक इन द सेंस, इसमें जो आर्टिकल है आप देखिए, वर्तमान में 195 आर्टिकल और 4 पार्ट हैं, इसके 4 अध्याय और 195 धाराएं हैं। संविधान व्यापक क्यों है, बड़ा क्यों है, इसके पीछे कुछ कारण है। सबसे बड़ी बात है कि वहाँ पे बहुत छोटी छोटी बातों को भी संविधान में शामिल किया गया है, जैसे मछली मारने के का, शिकार खेलने के आदि, जितने भी जुआ खेलने के, ऐसे जो छोटे छोटे विषय हैं, उन विषयों को संविधान में स्थान दिया गया है। दूसरा, इसमें संघीय सरकार और कैंटनों की सरकारों के मध्य जो अधिकार क्षेत्र और शक्तियों का विभाजन किया गया है, वो विस्तार से विभाजित की गई है ताकि आपस में विवाद पैदा न हो। इस कारण इस संविधान का जो है वह व्यापक हो गया है। दूसरा, कठोर संविधान है। कठोर संविधान यानी रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन किस मायने में है? क्योंकि फेडरल स्टेट है स्विट्ज़रलैंड एक, और आपको पता है कि फेडरल स्टेट की जो सबसे पहली विशेषता होती है वह होता है कठोर संविधान, यानी संविधान में आसानी से परिवर्तन नहीं हो सकता। संविधान की संशोधन प्रणाली है, जो अमेंडमेंट प्रोसेस है, वह थोड़ा सा जटिल है। और यहाँ के स्विट्ज़रलैंड में जनता और विधानमंडल यानी पार्लियामेंट या जो विधायिका और जनता दोनों ही संशोधन के लिए प्रस्ताव रख सकते हैं, और संशोधन अंततः जनमत संग्रह द्वारा यानी जनता की स्वीकृति के पश्चात ही प्रभावित होता है। तो ये कठोर संविधानों की श्रेणी में आता है। तीसरा है, स्विट्ज़रलैंड एक प्राचीन गणराज्य है, ओल्डेस्ट रिपब्लिक। अब सबसे पहले तो गणराज्य आपको पता होना चाहिए। गणराज्य का मतलब क्या होता है? जहाँ का जो शासक होता है वह वंशानुगत ना होकर जनता द्वारा चुना जाए, उसको हम रिपब्लिक स्टेट या गणराज्य कहते हैं। स्विट्ज़रलैंड प्राचीन गणराज्य इस मायने में है कि जिस समय मध्य युग में, मध्यकाल में, जब यूरोप और एशिया में सभी देशों में राजतंत्र था, मोनार्की थी, राजा राज्य करते थे, निरंकुश राजाओं का शासन था, उस समय भी स्विट्ज़रलैंड के कैंटनों में लोकतंत्र का शासन विद्यमान थे। यानी मध्यकाल में भी वहाँ पे जो शासकों का चुनाव जो था वह जनता द्वारा निर्वाचित किए जाने की प्रणाली से होता था। तो इसीलिए रेपार्ड ने ये कहा है कि स्विट्ज़रलैंड युगों से गणराज्य रहा है, यानी बहुत पुराने समय से ये गणराज्य है। देन चौथी जो विशेषता है वो बहुत ही शानदार विशेषता है, प्रत्यक्ष लोकतंत्र, डायरेक्ट डेमोक्रेसी। स्विट्ज़रलैंड एक ऐसा एकमात्र देश है वर्तमान में विश्व के अनेक जो देशों में जहाँ पर डायरेक्ट डेमोक्रेसी। अब डायरेक्ट डेमोक्रेसी का मतलब है कि जब हम लोकतंत्र की बात करते हैं तो लोकतंत्र का मतलब होता है जनता का शासन। चूँकि वर्तमान के जो देश हैं, जो कंट्रीज़ हैं, वो बहुत बड़े हैं और वहाँ पर लोकतंत्र का ये प्रत्यक्ष जो प्रजातंत्र है वो अच्छी तरह से लागू नहीं हो पाता। इसलिए जनता यहाँ पर अपने प्रतिनिधियों के माध्यम से शासन करती है, जहाँ दूसरे देशों में। वहीं स्विट्ज़रलैंड एक ऐसा राज्य है जहाँ पर बहुत से कैंटनों में आज भी जनता प्रत्यक्ष रूप से अपने शासन संबंधी व्यवस्थाओं को देखती है, यानी डायरेक्ट डेमोक्रेसी है। आप ये देखिए, आप
4 अर्ध कैंटन और 1 पूर्ण कैंटन में आज भी जनता द्वारा कानूनों का निर्माण किया जाता है, विधि निर्माण में उनका जनमत संग्रह लिया जाता है और संवैधानिक संशोधन भी सीधे जनता द्वारा किया जाता है। यानी जितने भी जो शासकीय कार्य हैं, विधायी कार्य हैं, वो जनता स्वयं उसमें भाग लेती है। तो डायरेक्ट डेमोक्रेसी है। उदारवाद का प्रभाव, इफेक्ट ऑफ लिबरलिज्म। स्विट्जरलैंड में उदारवादी विचारधारा का प्रभाव है। वहाँ पर व्यक्ति पर कम से कम कंट्रोल, यानी राज्य का नियंत्रण व्यक्ति के निजी मामलों में कम से कम किए जाने का प्रस्ताव है और राज्य न्यूनतम व्यक्तियों के मामले में न्यूनतम हस्तक्षेप करता है। प्रत्येक क्षेत्र में व्यक्ति को अधिकतम स्वतंत्रता जितनी संभव हो उतनी प्रदान करने का प्रयास किया गया है। देन अधिकार पत्र, बिल ऑफ राइट। स्विट्जरलैंड के संविधान में नागरिकों को फंडामेंटल राइट्स प्रदान किए गए हैं, यानी अधिकार पत्रों को, नागरिकों के मूल अधिकारों को संविधान में स्थान मिला है। यहाँ पर अनुच्छेद 35 में मूल अधिकारों की प्राप्ति और अनुच्छेद 36 में मूल अधिकारों की सीमाएं दी गई है, तो ये संविधान में शामिल है। 7वां संघीय व्यवस्था, फेडरल सिस्टम है। फेडरल सिस्टम आप जानते होंगे, यूनिटरी सिस्टम और फेडरल सिस्टम होता है, एकात्मक और संघात्मक शासन। स्विट्जरलैंड में संघात्मक शासन है, यानी सत्ता जो है, शासन जो है वो 2 पैरेलल शक्तियों में बटा हुआ है, एक केंद्रीय सरकार में और दूसरा राज्यों की सरकारों में। और यहाँ पर ये स्ट्रिक्टली फेडरल सिस्टम है, संपूर्ण रूप से फेडरल सिस्टम है। संघीय व्यवस्था की सारी विशेषताएं इसमें मौजूद है, जैसे देखिए लिखित और कठोर संविधान यहाँ पे मौजूद है। देन केंद्र और राज्यों के बीच में शक्तियों का हर तरह से विभाजन कर दिया गया और संविधान में उसको शामिल किया गया है। देन संघीय न्यायपालिका की व्यवस्था है और संघीय न्यायपालिकाओं को संघीय क्षेत्र में न्यायिक पुनरावलोकन का अधिकार नहीं है, जुडिशियल रिव्यू वहाँ पे नहीं है। राज्य की नागरिकता की व्यवस्था, यानी वहाँ पर व्यक्ति देश के साथ राज्य का भी नागरिक है, ड्यूअल सिटीजनशिप जिसको हम कहते हैं, वहाँ पे है। उसके बाद दूसरा जो सदन होता है संसद का, उसमें जो राज्य हैं, यहाँ पे सीनेट है दूसरा सदन, उसमें राज्य की सभी इकाइयों को समान प्रतिनिधित्व दिया गया है। संघीय शासन की विशेषता होती है कि जितने भी राज्य हैं उसको संसद के दूसरे सदन में समान प्रतिनिधित्व मिलता है, चाहे वो छोटा हो चाहे वो बड़ा हो। देन उसके बाद हम बात करते हैं नेक्स्ट, इसका जो फीचर है वह है बहुल कार्यपालिका, प्लूरल एग्जीक्यूटिव। ये चीज़ बहुत ही अच्छे से समझने की है आपको कि बहुल कार्यपालिका क्या है। देखिए, हर देश में एग्जीक्यूटिव्स या जिसको हम बोलते हैं कार्यपालिका शक्तियाँ जो है, वह एक मंत्रिमंडल होता है, मंत्रिमंडल में निहित होती है और मंत्रिमंडल का हेड पीएम होता है या फिर वहाँ का जो एग्जीक्यूटिव हेड राष्ट्रपति होता है। दोनों में से कोई भी एक व्यक्ति वास्तविक रूप में उन शक्तियों को यूज़ करता है। लेकिन यहाँ पर जो एग्जीक्यूटिव पावर्स है वो प्लूरल, यानी एक से अधिक व्यक्तियों में निहित है। यहाँ पर ना तो कोई एक राष्ट्रपति है, ना ही कोई एक प्रधानमंत्री है, बल्कि यहाँ पर जो एग्जीक्यूटिव पावर्स है वो 7 सदस्यों की एक निकाय में, एक संस्था में, जिस तरह से मंत्रिमंडल होता है उसी तरह से एक परिषद है, संघीय परिषद जिसको बोलते हैं, उसके 7 हेड है और एग्जीक्यूटिव पावर उन 7 में बराबर बटे हुए हैं। उनमें ना तो कोई छोटा होता है ना कोई बड़ा होता है, वो 7 अपने अपने फील्ड में अपना अपना कार्य करते हैं। अब आप कहेंगे तो फिर हेड कोई राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री जैसा कोई हेड कौन होता है? तो ये जो 7 व्यक्ति होते हैं बराबर शक्तिशाली, इनमें से हर वर्ष किसी एक को अध्यक्ष चुन लिया जाता है। तो अध्यक्ष केवल अध्यक्षीय कार्रवाई करता है, उसको अध्यक्ष चुनने के बाद उसको एक्स्ट्रा कुछ भी पावर नहीं मिलता है, पावर उसको उन सभी व्यक्तियों के साथ बराबर का ही मिलता है। ठीक है, वो केवल नाम मात्र का अध्यक्ष होता है और अध्यक्षीय कार्यों की खाना पूर्ति या फॉर्मेलिटी करने के लिए उसको चुना जाता है। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि वहाँ की कार्यपालिका है जो बहुल है, किसी एक व्यक्ति में कार्यपालिका शक्तियाँ ना निहित होकर एक से अनेक व्यक्तियों में वहाँ पर कार्यपालिका शक्तियाँ निहित होती है। फिर संघीय न्यायालय की सीमित शक्ति। संघीय न्यायालय की शक्ति जो है, मैंने आपको बताया कि वो सीमित है क्योंकि उसको जुडिशियल रिव्यू का अधिकार प्राप्त नहीं है। वह
दूसरे सर्वोच्च अमेरिका या भारत के सर्वोच्च न्यायालयों की तरह संघीय कानूनों को रिव्यू करके अवैध घोषित नहीं कर सकता। नेक्स्ट, स्थानीय शासन, लोकल गवर्नमेंट। स्विट्जरलैंड की जो प्रशासकीय व्यवस्था है उसमें स्थानीय इकाइयों को पर्याप्त स्वतंत्रता प्राप्त है। वहाँ पे 3 इकाइयाँ होती है, संघ, कैंटन और कम्यून। यानी जिस तरह से हम कह सकते हैं कि जो केंद्र सरकार होती है, फिर कैंटन से आप जैसे ये समझ लीजिए कि जो स्टेट होते हैं, हमारे राज्य होते हैं वो, और कम्यून यानी नगर पालिकाएँ, ये 3 लेवल पर उनकी शासन व्यवस्थाएं। तो जो कम्यून है वह स्थानीय शासन में आते हैं और कम्यून में निवास के आधार पर कैंटन की सदस्यता प्राप्त हो जाती है। कैंटन का नागरिक स्विस संघ का भी नागरिक होता है। धर्मनिरपेक्ष राज्य है, सभी धर्मों को वहाँ पर बराबर स्वतंत्रता है। राज्य का कोई धर्म नहीं है। आप देखिए धर्मनिरपेक्ष सेकुलर स्टेट के बारे में आप जानते हैं कि जहाँ पे सभी को अपने अपने धर्म की स्वतंत्रता पालन की स्वतंत्रता प्रदान की जाती है, वो धर्मनिरपेक्ष राज्य होता है। उसके बाद बहुभाषी राज्य, तो स्विट्जरलैंड जो है एक बहुभाषी राज्य। वहाँ पे 4 भाषाओं को लोग आमतौर पर बोलते हैं। 74% जर्मन है, 20% फ्रेंच है, 5% इटालियन है और 1% रोमांच भाषा है। उसको भी एक तरह से संवैधानिक दर्जा दे दिया गया है। तो इस तरह से स्विट्जरलैंड के संविधान का एक जो संविधान है वह बहुत ही अनेक विशेषताओं से युक्त है। पुनः एक बार आप देख लीजिए इंग्लिश मीडियम वालों के लिए। रिटन एंड लेंथी कॉन्स्टिट्यूशन है, मैंने बताया आपको, रिजिड है, कठोर है, आसानी से अमेंडमेंट नहीं हो सकते। रिपब्लिकन कॉन्स्टिट्यूशन है, यानी ये बहुत ही पुराना रिपब्लिक स्टेट्स है स्विट्जरलैंड, युगों से गणराज्य। मैंने बताया आपको कि बहुत पुराने समय से यहाँ पे हेड ऑफ द नेशन को इलेक्ट किया जाता रहा है। फिर फेडरलिज्म है, संघ और कैंटनों में बटी हुई सत्ता है। डायरेक्ट डेमोक्रेसी, प्रत्यक्ष लोकतंत्र का बहुत ही अच्छा उदाहरण है। अनेक निर्णय ऐसे होते हैं जिसमें जनता सीधे सीधे शासन के कार्यों में स्वयं भाग लेती है, अपने प्रतिनिधियों के माध्यम से नहीं। फिर प्लूरल एग्जीक्यूटिव है। प्लूरल एग्जीक्यूटिव का मतलब जो एग्जीक्यूटिव पावर है वह किसी एक व्यक्ति में ना होके बहुत सारे व्यक्तियों में निहित है और उनको बराबर का हक उसमें प्राप्त है। बाइकैमरल लेजिस्लेचर, संसद में 2 सदन है, पहला और दूसरा मैंने बताया था, एक सीनेट है और एक प्रतिनिधि सभा है। वहाँ पे काउंसिल ऑफ स्टेट्स एंड सीनेट। बिल ऑफ राइट्स, वहाँ पे बिल ऑफ राइट्स है, मैंने आपको बताया। नागरिकों के अधिकारों का संविधान में वर्णन किया गया और स्थान दिया गया है। ड्यूअल सिटीजनशिप, दोहरी नागरिकता वहाँ पे प्राप्त है, यानी स्टेट का भी नागरिक होता है व्यक्ति। वहाँ पे कैंटन कहते हैं तो कैंटन का नागरिक भी है और आप जैसे कहें संघ का नागरिक भी है, यानी स्विट्जरलैंड का केंद्र का नागरिक भी है। तो इसमें मैं तो ये कहूँगा एक कदम आगे बढ़ के स्विट्जरलैंड में दोहरी नहीं तिहरी नागरिकता है। वहाँ पे 3 फोल्डर सिटीजनशिप प्रदान की गई है। सबसे पहले कम्यून जो होते हैं, नागरिक कम्यून का नागरिक होता है और कम्यून का नागरिक होने के नाते वह स्टेट का नागरिक जो कैंटन होता है उसका नागरिक भी होता है। कैंटन का नागरिक होने के साथ ही वह स्विस जो यूनियन है उसका नागरिक भी होता है। तो एक तरह से तिहरी नागरिकता वहाँ पे एंजॉय करते हैं नागरिक। उसके बाद नो जुडिशियल रिव्यू, संघीय न्यायालय इतना स्वतंत्र नहीं है, वहाँ पे जुडिशियल रिव्यू जैसी कोई व्यवस्था नहीं है, रिव्यू जैसी। और परमानेंटली न्यूट्रलाइज स्टेट, ये एक तरह से एकदम से न्यूट्रल स्टेट है। ये कभी विश्व में कहीं भी किसी भी तरह से कोई इसका किसी भी देश के साथ कोई जुड़ाव या कोई ऐसा नहीं है। हर एक के साथ एक तरह से स्विट्जरलैंड बफर स्टेट का काम करता है विश्व में बहुत से देशों के साथ। तो आप देखिए, कुछ समझ में ना आए तो आप मुझे कॉल करके पूछ सकते हैं। नेक्स्ट फ्रांस का संविधान, इससे आगे का चैप्टर होगा जो हम कल करेंगे। धन्यवाद।